स्वागत है आपका हमारे फॉरेन पॉलिसी क्लासरूम के दूसरे सेशन में। इस सेशन में हम बात करेंगे कि विदेश मंत्रालय का आपके जीवन से क्या लेना देना है। यहाँ तक तो पता है सबको कि पासपोर्ट के लिए विदेश मंत्रालय से काम पड़ता है, लेकिन क्या इसी तक सीमित है हमारा इंटरेक्शन? जब कोई भारतीय बाहर जाता है या सैलानी के रूप में या फिर काम करने के लिए, तब कैसे विदेश मंत्रालय का काम उनको पड़ता है? साथ में ही विदेश मंत्रालय आम जनता तक कैसे पहुंच रहा है, इस सब की बात हम करेंगे। हमारे साथ है चीफ पासपोर्ट ऑफिसर मुक्तेश कुमार परदेशी, पब्लिक डिप्लोमेसी विभाग की ज्वाइंट सेक्रेटरी रीवा गांगुली और इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस की डायरेक्टर जनरल सुरेश गोयल। स्वागत है आप सबका। परदेशी साहब, आपसे शुरू करूंगी। पासपोर्ट में इसलिए मैं पूछना चाहूंगी क्योंकि इतनी तब्दीलियां आई हैं, ऑनलाइन सिस्टम चला गया है। शुरू में जब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने ये ऑनलाइन सिस्टम पैदा किया था पासपोर्ट विभाग के लिए, कुछ ग्लिचेस आए थे। अभी आपको लगता है कि करंट स्थिति क्या है आपकी ओपिनियन में? क्योंकि अभी भी लोग कहते हैं कि बेहतर हुआ है, लेकिन समय बहुत लग जाता है, पेपर वर्क बहुत है। मैं कहूँगा कि इस परियोजना के तहत, पासपोर्ट सेवा परियोजना के तहत, सरकार ने कोशिश की है कि नागरिकों को समय पर, सरल तरीके से और सुरक्षा के साथ पासपोर्ट सुविधाएं प्रदान की जा सके। तो जैसा कि आपने कहा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ ये प्रोग्राम चल रहा है। शुरू में कुछ अड़चनें आई थी और उन अड़चनों का समाधान ढूंढ लिया गया है। आज देश में हर जगह ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था हो गई है और नागरिक एक पोर्टल है हमारा पासपोर्ट इंडिया पोर्टल, उस पर जाके लॉगिन कर सकते हैं और उस पोर्टल में सारी जानकारियां मिलती हैं और वहां से एप्लीकेशन अपलोड कर सकते हैं। उनको एक बार पासपोर्ट सेवा केंद्र जाना है 1-2 घंटे के लिए और बस। मैं कहूँगा कि 10 साल में एक बार पासपोर्ट सेवा केंद्र अब केवल आना है। पासपोर्ट सेवा केंद्र में तो चले गए सर, लेकिन उसके बाद पासपोर्ट आएगा कब? वहां पर मामला फंसता है। आपको लगता है जो हर स्टेट में, हर राज्य में पुलिस वेरिफिकेशन की अलग अलग एक प्रथा है, जो उनकी रूल्स हैं, उसकी वजह से कभी कभी डिस्पैरिटी रहती है? मामला कहाँ डिस्पैरिटी है? जैसा कि आपको पता है, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिसिंग स्टेट सब्जेक्ट है, तो विदेश मंत्रालय को हर राज्य से अलग अलग तरीके से बात करना पड़ता है। इस परियोजना के तहत क्या हुआ है कि हमारा जो एप्लीकेशन है और जो सिस्टम है, उसका स्टेट पुलिस से ऑनलाइन इंटीग्रेशन हुआ है और इसके बड़े प्रभावी असर हुए हैं। कुछ राज्य हैं जहां पे अब 15 दिनों में पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट आ रहे हैं। मैं दिल्ली के बारे में बताना चाहूँगा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, जहां 1 महीने से कम में पुलिस रिपोर्ट प्राप्त हो रहे हैं। चलिए, हम आगे बात करेंगे आपसे आपके नए ऐप की, जो पासपोर्ट का ऐप आने वाला है, लेकिन उसके पहले रीवा मैम से बात करना चाहेंगे। पब्लिक डिप्लोमेसी की बात यह है कि जो आम लोग हैं, और हमारा फॉरेन पॉलिसी क्लासरूम उसकी तरफ शायद एक कदम है, विदेश मंत्रालय करता क्या है, उनसे क्या लेना देना है, ज्यादातर पासपोर्ट केंद्र तक सीमित रहता है। अब पब्लिक डिप्लोमेसी में उसको पॉप डिप्लोमेसी, एक पॉप फील कैसे दिया जाए? कैसे लोगों को पता चले कि भारत की विदेश नीति क्या है, कहाँ पर हम खड़े हैं? देखिए, पब्लिक डिप्लोमेसी एक नया टूल है ऑफ फॉरेन पॉलिसी। 2006 में हमारा डिवीज़न सेटअप हुआ और मेनली हम आउटरीच करते हैं। और आउटरीच में जो एक नई चीज़ है आज के तारीख में, वो है कि भारत के लोगों को भी समझाना कि फॉरेन पॉलिसी में क्या है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम दिल्ली के बाहर बहुत एक्टिविटीज़ करते हैं। हम हमारे रिटायर्ड एम्बेसडर्स की सहायता लेके उनके यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स करवाते हैं विद फिर बिकॉज बिजनेस का बहुत इंटरेस्ट होता है फॉरेन पॉलिसी के साथ। CII फिकी के साथ मिलके बहुत काम करते हैं। ये हमारा एक पहलू है। दूसरा है कि हम सोशल मीडिया को बहुत यूज़ करते हैं ताकि यंग लोगों को हम बता सकें कि हमारे एक्टिविटीज़ क्या हैं, स्पेशली हमारे मिशंस, हमारे जो दूतावास हैं विदेशों में, वो क्या करते हैं। क्योंकि जो हार्डकोर फॉरेन पॉलिसी है, जो आप टीवी में या मीडिया में देखते हैं कि सीनियर लीडर्स मीट कर रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं, उसके बाहर भी बहुत कुछ हमारे मिशंस करते हैं जो कि पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी के तहत आता है। और हम अपने सोशल मीडिया की जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारा फेसबुक पेज है, ट्विटर है, उसके माध्यम से लोगों को तो इसकी जानकारी इसमें फ़र्क कैसे है? जैसे कि इतने सारे भारतीय
बाहर रहते हैं, बाहर के देशों में रहते हैं, काम करते हैं, कई कई स्थितियां आती हैं, जैसे अब लिबिया में हम देख रहे हैं, सऊदी अरेबिया में देख रहे हैं, उनके नए नियमों के कारण कई लेबरर्स को वापस आना पड़ रहा है। तो इन लोगों से आप कैसे जुड़ते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ जो देश हैं, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका हो या फिर इटली हो, उनके दो नौसैनिक यहाँ पर फंसे थे, उन्होंने जुर्म किया था, लेकिन किस तरह उन्होंने पूरी मशक्कत लगा दी थी उनके पीछे। क्या जब एक भारतीय बाहर जाता है उसे लगता है कि मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा एम्बेसी यहाँ पर है, मेरा कॉन्सुलेट यहाँ पर है, मेरा देश मेरे लिए खड़ा है? आपने सऊदी अरब की बात की। हमारी एम्बेसी जो है रियाद में, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल किया है फेसबुक का इन दिनों में। जब से नया पॉलिसी आया है तब से राजदूत ने काफ़ी अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग किया है, उसका वीडियो पोस्ट किया है उन्होंने फेसबुक पेज में। उन्होंने सऊदी अरब गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस हैं उनको लोकल लैंग्वेजेस में, हमारे लोकल लैंग्वेजेस में, तमिल, मलयालम, तेलुगु एक्सेट्रा में ट्रांसलेट करके उनको भी फेसबुक में पोस्ट किया है। और वो जो एक्टिविटी करते हैं वो हम अपने ट्विटर हैंडल के थ्रू जनता को पब्लिसाइज करते हैं, बिकॉज हमारा 92,000 हमारे फॉलोअर्स हैं, विच इज़ क्वाइट अ बिट कंसिडरिंग वी आर अ गवर्नमेंट ट्विटर हैंडल। सो आई थिंक न्यू टेक्नोलॉजीज हम लोग काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। लिबिया में जब इवैक्यूएशन हुआ था तब भी मिनट टू मिनट इंफॉर्मेशन थ्रू ट्विटर दिया गया था। तो हम विदेश मंत्रालय काफ़ी आगे है इन द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। जी गोयल साहब, यहाँ पर कल्चरल डिप्लोमेसी की जब हम बात करते हैं, शायद भारत के दो सबसे बड़े कल्चरल एम्बेसडर्स, एक है बॉलीवुड और दूसरा है योगा, जो दुनिया भर में फैला हुआ है, आप मानेंगे। लेकिन ये काम अपने आप कर रहे हैं, विदेश मंत्रालय कैसे इनको आगे ले जा रहा है? पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कल्चरल डिप्लोमेसी का मतलब खाली योगा या बॉलीवुड नहीं है। बिल्कुल, बॉलीवुड, योगा एक बड़े यूज़फुल, बड़े काम के इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास, हमारी कल्चरल स्ट्रेंथ है ये, जिनको हम काम में लेते हैं अपनी कल्चरल डिप्लोमेसी करने के लिए। इस सिलसिले में मैं कहना चाहूँगा कि जैसे पब्लिक डिप्लोमेसी है, पब्लिक डिप्लोमेसी एक डिबेट और अवेयरनेस क्रिएट करती है लोगों के बीच में कि हमारे फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज़ क्या हैं और हम उनको किस तरह आगे ले जा रहे हैं। कल्चरल डिप्लोमेसी डिबेट नहीं खड़ा करती है, वो एडजस्टमेंट करती है दूसरे लोगों के साथ में, ताकि वो हमको समझें और हम उनको समझें पीपल टू पीपल लेवल पर। इसका आप एक उदाहरण दे सकते हैं? जी, मैं अब जैसे देखिए, हम बाहर फेस्टिवल करते हैं, जैसे अभी हमने रिसेंटली वहाँ पर यूएसए में किया, मैक्सिमम इंडिया, पिछले साल जर्मनी में हुआ। तो जब हम वहाँ पे फेस्टिवल करते हैं, अभी हम करने वाले हैं यूरोपालिया में, तो उसमें हम जो करते हैं खाली ये नहीं कि इंडियन कल्चर को वहाँ पर ले गए, हम करते ये हैं कि इंडियन कल्चर को लेकर के जाते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, और जो वहाँ के जो लोग हैं उनसे इंटरेक्शन होता है ताकि एक डायलॉग बने समझने के लिए एक दूसरे को। मैं ये कहना चाहूँगा कि कल्चरल डिप्लोमेसी का मतलब कोई सॉफ्ट प्रोजेक्शन नहीं है या खाली बॉलीवुड दिखाना नहीं है। उसका मतलब ये है कि दो लोगों के बीच में आपस में बातचीत हो ताकि एक दूसरे को समझें, एडजस्ट करें। क्योंकि जो लीडरशिप है, जो कि नेगोशिएट करते हैं, हार्डकोर नेगोशिएशंस होती हैं, आफ्टर ऑल वो भी लोग हैं, अगर उनको समझ में नहीं होगी तो बात क्या करेंगे। तो एक बातचीत करने का माहौल बनता है इससे। तो हिंदी फिल्मों या योगा की बात इसलिए हो रही है क्योंकि दुनिया भर में भारत को इन चीज़ों से लोग रिकग्नाइज करते हैं, जल्द से जानते हैं। जिस तरह की आप फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, जैसे यूएस में या जर्मनी में की, उसका स्केल कितना बढ़ाया जा सकता है? फॉर एग्जांपल, एक थाईलैंड जैसा देश अपने कल्चर को, अपने जो कल्चरल टूरिज्म है को, उसने अपने फॉरेन पॉलिसी का इतना बड़ा हिस्सा बना दिया है, अपनी एक सिग्नेचर बना दी है। भारत इस तरह स्केल अप करने की क्या प्रयास कर रहा है? मेरा ख्याल है थाईलैंड का कंपैरिजन ज़्यादा सही नहीं होगा, क्योंकि थाईलैंड का जो एक स्केल है वो टूरिज्म से ज़्यादा है बजाय कल्चर की। और दूसरी चीज़ ये है कि बॉलीवुड, योगा वगैरह होते रहते हैं। हमारे जो फेस्टिवल है, जैसे जर्मनी में था, ये 1 साल से लंबा चला था। जो फेस्टिवल यहाँ पर होगा बेल्जियम में, वो 3 या 4 महीने का होगा। मैं दोबारा ये कहना चाहूँगा यहाँ पर कि जो एक हमारी संस्कृति है उसको समझने के लिए, जैसे कि हम बोलते हैं वासुदेव कुटुंबकम, इसका मतलब क्या है? आफ्टर ऑल खाली ये थोड़ी है कि दुनिया एक परिवार है। इसका मतलब ये है कि इस परिवार में जैसे हम शामिल हैं वैसे आप भी शामिल हैं। तो हम ज़्यादातर इसके लिए सेमिनार, वर्कशॉप, ऑथर्स टूर्स, लेक्चर्स वगैरह करते हैं
ताकि लोगों के बीच में बातचीत हो। और थाईलैंड बड़ा अच्छा देश है, लेकिन थाईलैंड की कल्चर भी हमसे काफ़ी मिलती जुलती है, ज़्यादा फर्क नहीं। लेकिन वो उसको पैकेज और प्रमोट कर पाते हैं, इसीलिए मैं उनका उदाहरण लिया। यहाँ पर भी होता है। रीवा मैम, ये बताइए कि पब्लिक डिप्लोमेसी पर वापस आते हुए आपने कई सारे ऐप्स की बात की, लेकिन इस तरह की जानकारी अगर कल कोई भारतीय किसी देश में जा रहा है, किसी दिक्कत में आ गया, चोरी हो गई, कोई क्राइम हुआ, कहीं पर फंस गया, वो कैसे कॉल करे अपने पास वाले कॉन्सुलेट को, एम्बेसी को, कहाँ जाए, क्या करें? इस तरह की सुविधाएं लोगों तक, ये तरह की इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए किस तरह की योजनाएं हैं? तो मोर कॉन्सुलर, बट सिंस आप जो बॉलीवुड में, ज़रा बॉलीवुड और योगा बता दूं, क्योंकि पब्लिक डिप्लोमेसी में हम लोगों ने करीब 30 बॉलीवुड फिल्म्स के नॉन कमर्शियल स्क्रीनिंग राइट्स ले लिए हैं। ओके। तो हम इनको एज अ पैकेज हम इनको विदेशों में भेजते रहते हैं। हमारे मिशन कंटिन्यूस बेसिस पे, कभी शाहरुख खान फिल्म फेस्टिवल, कभी आमिर खान फिल्म फेस्टिवल, कभी सत्यजीत रे, कभी मृणाल सेन, दीज फिल्म्स आर विद अस, वी हैव द राइट्स। तो ये दिखाते रहते हैं। प्लस ऑन योगा हम एक डॉक्यूमेंट्री अभी बना रहे हैं योगा के ऊपर, और हमने 9 लैंग्वेजेस में योगा मास्टर्स करके किताब निकाली है, जो कि बहुत ही सुंदर पब्लिकेशन है, जो कि हम डिग्निटरीज को गिफ्ट करते हैं। तो यू नो इट्स कंबाइंड वर्क करते हैं पीटी डिवीजन और ICCR मिलकर। सो योगा की बात करते हुए हम हापिंग ऑन दैट, क्योंकि यहाँ पर पिछले कुछ सालों में एक रिपोर्ट भी आई थी कि यूएस में कुछ लोग योगा के एक तरीके को पेटेंट करने की कोशिश कर रहे थे, और ये अगर वो सक्सेसफुल हुए तो हमारे लिए बहुत ही बुरी बात होगी, क्योंकि है हमारे देश का और प्रैक्टिस किया जाता है दुनिया में हर जगह। ओनरशिप कैसे लेंगे? देखिए, ये प्रश्न मेरे को बहुत बार पूछते हैं। आई एम श्योर डीजी बता सकेंगे बेटर, बट योगा के लिए हमें रियली ओनरशिप के लिए लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ये इतना हमारा पार्ट है कि इसके लिए हमको इनसिक्योर फील करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, मेरे को लगता है। मैं कुछ कहूँ इस मामले में? जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि जैसे आपने कहा कि बॉलीवुड योगा इतनी पॉपुलर है कि बाहर चाहे अगर यूएस पेटेंट करना भी चाहे या और भी कोई देश पेटेंट करना चाहे, सबको मालूम है कि योगा कहाँ से शुरू हुआ है। तो जैसा कि रीवा ने कहा, हमें इसके बारे में कोई डरने की जरूरत नहीं है और चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे तकरीबन 40 सेंटर बाहर हैं, इंडियन कल्चरल सेंटर, और तकरीबन हर सेंटर में भारतीय अध्यापक जाते हैं, योगा सिखाते हैं। उन देशों में उनके अपने भी लोग होते हैं जो योगा क्लासेस करते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं कि इंडियन कल्चरल सेंटर में आकर के योगा सीखें। और बॉलीवुड का भी जैसे यही, वो अपने आप ही प्रमोट होते हैं। तो वो हम उनकी खुद वो अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, लेकिन लौट के और बहुत सारी बातें करनी है। पासपोर्ट का सिस्टम कितना सुधरा है और कितना सुधर सकता है, इस पर भी चर्चा करेंगे इस ब्रेक के बाद। यहाँ पर हम फॉरेन पॉलिसी क्लासरूम में बात कर रहे हैं कि विदेश मंत्रालय आपसे कैसे जुड़ता है और कैसे जुड़ना चाहता है, और यहाँ पर इनके आला अफसर हमारे साथ बैठे हुए हैं। परदेशी साहब, पासपोर्ट ऐप की हम बात कर रहे थे कार्यक्रम की शुरुआत में। इसके बारे में हम को बताइए कि क्या एप्लीकेशन होगा और किस तरह के फोन्स पे मिलेगा और करेगा क्या? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पासपोर्ट लेना अब आसान हो गया है। कहीं भी, एनी टाइम, एनीवेयर, 2 चीज़ दर्शकों को नोट करना चाहिए। एक तो हमारे वेबसाइट का एड्रेस www.passportindia.gov.in, और दूसरा है नेशनल कॉल सेंटर, वो है 1800-258-1800। इस पे 24 घंटे और 17 भाषाओं में पासपोर्ट कैसे प्राप्त किया जाए इसकी जानकारी दी जाती है। सो वी हैव जस्ट 2 स्टॉप्स, एक नेशनल कॉल सेंटर और दूसरा वेबसाइट, जिसमें पासपोर्ट से संबंधित सारी जानकारियां और सारे स्टेप्स बताए जाते हैं। अब ऐप की बात यस, हम लोगों ने अब ई गवर्नेंस से मोबाइल गवर्नेंस की ओर बढ़ रहे हैं। पाया गया है कि इंटरनेट पेनिट्रेशन देश में मोबाइल पेनिट्रेशन से कम है, तो सरकार की योजना है कि मोबाइल के तहत पब्लिक सर्विस को डिलीवर किया जाए। इसके तहत हमने क्या किया है, एक एप्लीकेशन बनाया है, एम पासपोर्ट सेवा, जिसपे नागरिक स्मार्टफोन पे
पासपोर्ट संबंधित जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। कुछ दिनों में ये भी सुविधा प्राप्त होगी कि उस पे एप्लीकेशन भी भर सकते हैं। तो क्या ये भी पता चलेगा कि अगर किसी ने अप्लाई किया है तो उनका स्टेटस क्या है? बिल्कुल। कब तक डिलीवरी मिलेगी? कब तक डिलीवरी ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहाँ पे है, किस स्टेज पे है, इसकी पल पल जानकारी दी जाती है। तो ये जो ब्रिज है कि आपसे वो जाता है लोकल पुलिस वेरिफिकेशन के मामले में, इसको कैसे ब्रिज किया जाए, क्लोज किया जाए गैप? क्योंकि सही बात तो ये है कि एप्लीकेशन के लिए आपको इतने अपने कागजात देने पड़ते हैं, तो वहां पर एक चेक हो रहा है, एक KYC जैसे बैंक कर रहे हैं, एक चेक हो रहा है, उसमें आपको नहीं लगता है कि डबलिंग हो रही है जब फिर से वो प्रोसेस में आप जाते हैं पुलिस वेरिफिकेशन के तौर पर? हमारे देश में कोई भी एक ऐसा पहचान पत्र नहीं है जिसमें पूरा पुलिस वेरिफिकेशन होता है। पासपोर्ट के अलावा कोई भी ऐसा पहचान पत्र नहीं है जिसमें हर बार पुलिस वेरिफिकेशन होता है। इसीलिए हमारा जो डॉक्यूमेंट है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके तहत क्या किया है कि अब जैसे ही आवेदक पासपोर्ट सेवा केंद्र जाते हैं और उनका एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है, उसी वक्त उनका फॉर्म जो कि इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड होता है वो पुलिस डिपार्टमेंट में चला जाता है। तो पहले मैनुअल सिस्टम में फॉर्म को पहले फाड़ते थे, इसके बाद उसका लिफाफा बनाते थे, इसके बाद इंडिया पोस्ट को दिया जाता था, पुलिस डिपार्टमेंट उसको रिसीव करती थी, उसको डायराइज करती थी, इसके बाद थाना भेजा जाता था, फिर SP के पास आता था। तो इस सारी प्रक्रिया को छोटा कर दिया गया है। अब पासपोर्ट सेवा केंद्र से पुलिस डिपार्टमेंट की जो दूरी है वो सेकंड में रह गया है। तो ये जो जब पुलिस डिपार्टमेंट में आता है, वहां से स्पीड अप करने के लिए क्या उनकी मिनिस्ट्री से, उनके डिपार्टमेंट से बातें हो रही हैं ताकि साथ में मिलकर पूरे प्रोसेस को कंप्लीट किया जा सके? बिल्कुल। मैं दिल्ली का उदाहरण देना चाहूँगा। दिल्ली में जैसे ही आवेदक पासपोर्ट सेवा केंद्र से निकलते हैं, उन्हें पता नहीं होगा कि उनका फॉर्म DCP के पास चला गया है, और DCP से जब हमें पुलिस वेरिफिकेशन आता है वो भी ऑनलाइन होता है। इसीलिए आज दिल्ली में 2 हफ्ता से कम में पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट प्राप्त हो रहे हैं। इसी तरह से तो आंध्र दिल्ली प्रदेश में पासपोर्ट कितने समय पे मिलेगा नॉर्मल? में जो हमने आंकड़ा दिया कि कम से 2 हफ्ते में आ रहा है, सब केस में नहीं हो सकता है। मैं कह सकता हूं कि सारी प्रक्रियाओं को मिला के दिल्ली में 1 महीने में पासपोर्ट प्रदान करने का हमारा लक्ष्य है। 1 महीने का यहाँ पर दावा है परदेशी साहब का। रीवा मैम, आपके पास आऊंगी। आप मुझे ब्रेक में भी बता रहे थे कुछ नए चीज जो आपकी डिपार्टमेंट कर रही है, और गोयल साहब भी बता रहे थे। इनमें आपने जो बड़े फिल्म मेकर्स हैं उनको रोपिन किया है कुछ शॉर्ट फिल्म्स बनाने के लिए, उसके बारे में बताइए। ये हमारा एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोग्राम है जो कि कम्प्लीटली हम सोशल मीडिया के थ्रू यूज़ कर रहे हैं। इसका नाम है इंडिया इज़। बेसिकली एक वीडियो और फोटोग्राफी कंपटीशन है जो कि 2 साल से चला आ रहा है। इस साल उसमें अनुराग कश्यप जी ने कुछ फिल्में बनाई, शॉर्ट फिल्म्स बनाए। हमारे ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ये प्रोग्राम चलता है। हमारे पार्टनर्स हैं गूगल, कॉन्डे नास्ट, ताज ग्रुप एंड जो बिकॉज इसके ब्रांड एम्बेसडर पिछले साल हमको शेखर कपूर जी ने बहुत हेल्प किया था, इस बार अनुराग कश्यप इनके साथ हैं। और हमको 5000 एंट्रीज मिली हैं फ्रॉम 60 कंट्रीज। हमारे पास 2777 इतने अच्छे फिर फोटोग्राफ्स हैं जो कि हमारी विदेश मंत्रालय किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। और हर साल हमें 200 से ज़्यादा इस क्वालिटी के वीडियोस मिलते हैं जो कि हम अपने प्रोग्राम्स में, हमारे कल्चरल फंक्शंस में, हमारे सेमिनार्स में हम उनको चला सकते हैं। और ये पूरा आइडिया है, हम ये कंपटीशन में थीम्स रखते हैं। इंडिया इज़ कलरफुल, इंडिया इज़ इनक्रेडिबल, इंडिया स्टेज विथ यू, इंडिया इज़ अनफॉरगेटेबल। तो जाहिर है कि लोगों तक पहुंचने की काफ़ी कोशिशें यहाँ पर हो रही हैं, लेकिन जो एक सबसे बड़ा माध्यम है लोगों तक पहुंचने का, वो एक कॉन्सुलर एक्सेस भी है। उस पर हम थोड़ी बात कर लें। हाल ही में जो चीज़ें हो रही है, जैसे जब ऑस्ट्रेलिया में बीच में भारतीय स्टूडेंट्स पर अटैक्स की बात हो रही थी, या कई देशों में कुछ भी अगर गड़बड़ी होती है, तो कैसे अब कॉन्सुलेट पास में आएगा एक इंडियन के, कैसे वो उन तक पहुंच पाएंगे? सबसे पहले मैं बता दूं कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय दूतावासों और कॉन्सुलेट्स की संख्या बढ़ी है। आज पूरे विश्व में
180 एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स काम कर रहे हैं। इसके अलावा कई जगह जहाँ पे एम्बेसी और कॉन्सुलेट नहीं है वहाँ पे ऑनररी कॉन्सुलेट की व्यवस्था हुई है। तो विदेशों में जो भारतीय रह रहे हैं उनके लिए हमारे दूतावासों का और कॉन्सुलेट्स का दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है। उनके वेबसाइट्स हैं, कई जगह वो फेसबुक पे अवेलेबल हैं, उन कई जगह टोल फ्री नंबर की व्यवस्था की गई है। तो किसी भी भारतीय को विदेशों में कोई कॉन्सुलर प्रॉब्लम हो, पासपोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो, OCI या PIO कार्ड रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वो दूतावास का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। जी गोयल साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी। भारत की, जैसे हमने बात की पहले कि जो कल्चरल एक आइडेंटिटी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है पूरी दुनिया में, लेकिन उसको एक कदम आगे बढ़ाने के लिए वो एक बिग आइडिया, एक बिग प्लान क्या है आपके पास? हमारे जो अगर देखा जाए तो बिग आइडिया क्या है, तो हमने देखा है कि परफॉर्मेंसेस वगैरह तो अगर होती ही रहती हैं, लेकिन जो बाकी जो कंट्रीज़ की इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है, एकेडमिक स्कॉलर कम्युनिटी है, कि उनसे इस चीज़ के बारे में कि जो सांस्कृतिक संबंध कहाँ तक हमारे जो आपसी संबंधों को मजबूत करने में कर सकते हैं, तो वो कोशिश हमारी जारी है। अब जैसे इस महीने के आखिर में हम दिल्ली में अपने आज़ाद भवन में ही एक सेमिनार होने वाला है जिसका टाइटल है रूट्स, मॉडर्निटी एंड आइडेंटिटी। इसमें जो स्कॉलर्स आ रहे हैं, ईरान से स्कॉलर आ रहे हैं, USA से स्कॉलर आ रहे हैं, यूरोप के हैं, तो सब मिलकर के जो बातचीत करेंगे कि जो आइडेंटिटी का सवाल है इसमें दोनों बाकी देशों में और इंडिया में क्या समानता है। इसी तरह से हमारा एक जो प्रोग्राम है स्कॉलरशिप प्रोग्राम, दैट्स अ वेरी बिग टिकट इवेंट जी। उसमें हमारे पास अभी 6000 स्कॉलर्स यहाँ पर हैं। तो 6000 स्कॉलर में हमेशा हर साल 3000 के करीब नए स्कॉलर्स आते हैं। ज़्यादातर जो है इसमें अफ़गानिस्तान के, अफ्रीका के स्टूडेंट्स होते हैं। इसके अलावा ICCR को प्राइम मिनिस्टर ने, PMO ने मैंडेट किया है कि जो बाकी जितने भी यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जितनी भी वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं वो ICCR कोऑर्डिनेट करेगा। चेयर्स हैं हमारी, हम जब ये इंडियन चेयर्स बाहर एस्टेब्लिश करते हैं तकरीबन 100 चेयर्स हैं, तो हर एक चेयर जो है वो एक इंडियन स्टडीज़ का सेंटर बन जाता है। तो उसके आसपास काफ़ी लोग आते हैं जो कि भारत के बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं जी। इसके अलावा लास्ट चीज़ ये है कि हमने बाहर के जो निशे कल्चरल जॉनर्स हैं उनको प्रमोट करते हैं। जैसे जैज़ फेस्टिवल हमने शुरू किया, शायद आपने नाम सुना होगा, 3 साल पहले हमने शुरू किया था यहाँ पर नेहरू पार्क ओपन स्पेस में। तो उसमें करीब हर रोज़ 10,000 लोग वहाँ पर देखने के लिए पहुँचते हैं और इतने ही लोग वेबकास्ट पर होते हैं। तो सोच रहे हैं कि इस साल कुछ नए इसी तरह के प्रोग्राम्स जैसे कंटेम्प्रेरी डांस फेस्टिवल या पपेट्री इस तरह शुरू करेंगे। अदर 2 बिग थिंग्स आर विवेकानंद एनिवर्सरी, जो कि हमारे स्पिरिचुअल एम्बेसडर्स हम अपनी बातें दुनिया में फैलाने की काफी कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और इस सेशन की समाप्ति यहाँ होती है, लेकिन आगे हम बात करेंगे कि डिप्लोमैट होता कौन है, बनता कैसे है और करता क्या है। बने रहिए हमारे फॉरेन पॉलिसी क्लासरूम के साथ। शारजे द फेयर, ये एक डिप्लोमेट रैंक है। ये राजदूत की गैर मौजूदगी में अस्थायी रूप से दूतावास का काम संभालता है।